Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers an Innovative Way of Learning। प्रीवियस वीडियोज़ में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या रही, उनमें किन किन साइंटिस्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, उसके विषय में हमने आपको बताया था। अब हम डिस्कस करेंगे अभी दो एटॉमिक मॉडल्स जो इनिशियली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए। तो हम बात कर रहे हैं आपसे एटॉमिक मॉडल्स की। एटॉमिक मॉडल्स, जो एटॉमिक मॉडल्स बिगनिंग में दिए गए या जो क्लासिकल एटॉमिक मॉडल्स रहे, उनमें फर्स्ट मॉडल था थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और सेकेंड मॉडल रहा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये दो मॉडल दिए गए। यह मॉडल 1898 और ये मॉडल 1911। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, नंबर 1 थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो पहली बात आपको बताएं इसमें कि ये मॉडल जस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद तुरंत दिया गया, बिल्कुल उसके जस्ट बाद दिया गया। नेचुरली उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज के बारे में पता था हमें कि एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, और मास होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स में जो एटम के मास के लिए रिस्पांसिबल होता है। इतनी आइडिया थी और इस बेसिस पर थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसे प्लम पडिंग मॉडल या रेजिन पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो ये नाम दिए गए थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के। इस मॉडल में जे थॉमसन ने बताया कि एटम स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल इसका रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। (10⁻10 मीटर। और इस रेडियस के स्फीयर में जो टोटल चार्ज है पॉजिटिव वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यानी inside this sphere
द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट बताया कि जो मास होता है एटम का वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पडिंग या जो वाटरमेलन है उसके प्लम्स या सीड्स लाइक एम्बेडेड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स embedded like plums or seeds in in pudding और वाटरमेलन। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी होती है वो इसमें पाई जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी यानी ये जो एटम है वो स्टेबल है, ये बताया जे थॉमसन ने। मॉडल का रिप्रेजेंटेशन ये स्फीयर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से दिखला सकते हैं। ये जो पोर्शन है डॉटेड दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स और uniformly distributed mass and positive charge, ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल है। तो ये बताया आपको कि ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, और क्या एक्सप्लेन किया इस मॉडल ने। तो हम थोड़ा सा साइड में मेंशन करना चाहेंगे, इसमें यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक रहे इस मॉडल की,
नंबर 1, एक्सप्लेन्ड थर्मोडायनामिक emission and number 2, photoelectric effect। जो ड्रॉबैक्स रहे तो ड्रॉबैक्स में बता सकते हैं कि सिंपली कि नॉट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन बाय अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये हमने बताया आपको कि क्या क्या चीज़ें रही। तो ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हमने आपको बताया कि एटम एक सॉलिड स्फीयर के समान होता है जिसकी रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर, और इसमें टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्लम्स या सीड्स की तरह से पडिंग या वाटरमेलन में जैसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या प्लम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं इसमें। और बस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है। और इस मॉडल की विशेषता क्या है कि इस मॉडल की सहायता से थॉमसन ने एक्सप्लेन किया थर्मोडायनामिक इमिशन को। आपको पता है कुछ मेटल्स जो है जिनको हीट करते हैं तो उनमें से हीट करने पर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स थर्माइंस कहलाते हैं, और जो फिनोमेना वो थर्मोडायनामिक इमिशन कहलाती है। तो इसको एक्सप्लेन किया। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ लाइट सेंसिटिव मेटल्स जिन पर लाइट रेज पड़ती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, फिनोमेना कहलाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको एक्सप्लेन किया इस मॉडल में। लेकिन बाद में चल के जो रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशंस आए, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट माना गया, कह सकते हैं कि एक बहुत की रोल इसने प्ले किया मॉडल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने में। तो उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये मॉडल जो है वो करेक्ट नहीं पाया गया, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया या रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये हमने आपको बताया है कि ये थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल क्या है, कितने नाम से इनको जानते हैं, और क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या मतलब फीचर्स हैं इस मॉडल की। यानी हम यहाँ बता रहे हैं फीचर्स के बारे में। यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं कि ये फीचर्स हैं, और ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये बताया कि क्या क्या एक्सप्लेन करता है कि किन किन फील्ड्स में ये मॉडल सक्सेसफुल रहा। तो ये एक ब्रीफ आउटलाइन हमने दिया आपको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल का। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। जिसे रदरफोर्ड्स
न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। तब हम बात करेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के लिए। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये जो मॉडल दिया था वो मॉडल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड था और वो एक्सपेरिमेंट कहलाया अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उनके दो कोवर्कर्स हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन, इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया रदरफोर्ड के गाइडेंस में, और जो ऑब्जर्वेशंस आए उन ऑब्जर्वेशंस को रदरफोर्ड के सामने रखा। उन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर रदरफोर्ड ने ये मॉडल जो है दिया, जिसे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। नाभिकीय मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल इसको कहते हैं, इसलिए कि रदरफोर्ड पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम में न्यूक्लियस की प्रेजेंस के बारे में बताया और ये बताया कि एटम का टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाईली कम्पैक्ट डेंस सेंट्रल पोर्शन में कंसंट्रेटेड होता है और इस सेंट्रल पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में हम देखते हैं पहले 1911 के में दिए गए इस मॉडल में हम सबसे पहले देख रहे हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। by Geiger, Hans Geiger and Ernest Marsden। ये को-वर्कर्स है रदरफोर्ड के, इन्होंने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इसमें एक थोड़ी आउटलाइन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक लेड ब्लॉक है जिससे हो करके इसमें एक होल बना हुआ है, इससे हो करके अल्फ़ा रेज पास ऑन होती हैं और पास हो करके ये एक गोल्ड मेटल फाइल है जिस पर स्ट्राइक करती हैं और इसके चारों ओर एक स्क्रीन लगी होती है।
ये स्क्रीन है। तो ये दिखाया हम लोग एक्सपेरिमेंट में कि ये यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये लेड ब्लॉक, जिसमें होल है जिससे होकर के ये रेज पास हो रही हैं, ये अल्फ़ा रेज हैं। और ये जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ये थिन गोल्ड फाइल है जिसकी थिकनेस लगभग 100 nm या कुछ लिटरेचर्स में मेंशन होती है लगभग 0.0004 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं कि 1000 एटम। ये थिकनेस जो होती है वो मेंशन की गई है। तो ये बताया आपको कि ये अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इस अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस रहे वो क्या क्या रहे, तो ऑब्जर्वेशंस हम आपको बताएं। हाँ, यह एक चीज़ ये जो नहीं दिखाई गई थी इसमें, ये कह सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं, ये अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड रेज जो स्ट्राइक करती है यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो रहा कि more than 90% particles ये अनडिफ्लेक्टेड रहे। और फिर ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन deflected by less than 90 degree, only a few deflected by more than 90 degree, and number 4 1 in
about 20,000 alpha particles bounced back, that is deflected by about 180 डिग्री। तो ये ऑब्जर्वेशंस रहे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन के, जो थिन गोल्ड फाइल पर अल्फ़ा रे के बम्बार्डमेंट से प्राप्त हुए। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमने आपको बताया। इसी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर ये जो ऑब्जर्वेशंस रहे ये रदरफोर्ड के सामने रखे गए और इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल दिया। तो ये आप फिगर और बाकी चीज़ों को देख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या इसे आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया इसमें ये अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो रदरफोर्ड के कोवर्कर्स हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्स्टन के द्वारा किया गया था। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है और ये उसके ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अब हम बात करेंगे आपसे कि इस बेसिस पर जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दिया गया, जिसे न्यूक्लियर मॉडल कहा गया, उसमें क्या है। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इसमें हम मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन किस कारण होता है। आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्ट्राइक करने के बाद से, तो नेचुरली जो गोल्ड मेटल फाइल है उसके भीतर पॉजिटिवली चार्ज पोर्शंस मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूज़न ड्रा किया इन ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर, फिर उसके बाद से फिर मॉडल की बात करेंगे। तो कंक्लूजन्स देखते हैं पहले रदरफोर्ड के। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमने रखा है अभी स्क्रीन पर आपके लिए, क्योंकि यहाँ से जो कंक्लूजन्स ड्रा होंगे उसमें आसानी होगी। तो बात करते हैं कि रदरफोर्ड्स कंक्लूजन क्या रहे। कंक्लूजन्स ड्रान बाय ई रदरफोर्ड। तो ये देखा कि मोर देन 90% अल्फा पार्टिकल्स जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहे, उनके पाथवे में कोई चेंज नहीं हुआ। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर रदरफोर्ड ने कहा कि एटम इज स्फेरिकल hollow sphere. Atom is spherical and hollow, that is most of
its part is empty। तो बताया कि इसका अधिकांश पार्ट या पोर्शन ये जो है वो खाली है, हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है। और जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस रहे कि डिफ्लेक्शन होता है, बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है, लेस देन 90 डिग्री से, उससे भी कम डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री, और अबाउट 20,000 पार्टिकल्स में से एक सिंगल पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री। तो इस बेसिस पर रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि एटम में जो टोटल मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में कंसंट्रेटेड है, और ये पोर्शन हाईली कॉम्पैक्ट और डेंस्ड है, और इस पोर्शन का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा। तो कह सकते हैं कि देयर इज ए हाईली कॉम्पैक्ट dense central portion having almost all mass and total positive charge। और इस पोर्शन का नाम जो है वो न्यूक्लियस रखा गया। तो न्यूक्लियस नेम जो है वो असाइन किया गया एटम के सेंट्रल पोर्शन के लिए जिसमें टोटल मास और पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये बताया कि न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पर भी कूलॉम्ब्स लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू कूलॉम्ब्स लॉ number of particles deflected, n means number of particles deflected, is inversely proportional to 1 upon sin power 4 theta by 2, where theta equals to angle of deflection। तो बता इससे इंडिकेट होता है कि न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पर भी या जो एटॉमिक डिस्टेंसेस हैं उन पर भी ये कूलॉम्ब्स लॉ अप्लाई होता है, और इसीलिए रिफ्लेक्शंस हो ये जो कह सकते हैं कि रिपल्सन जो होता है वो दिखाई पड़ता है, और ये डिफ्लेक्शंस होते हैं। तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पर भी एप्लीकेबल है। ये ऑब्जर्वेशन आया रदरफोर्ड का, ये और ये कंक्लूजन ड्रा किया रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पर। और जो कूलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड ये जो ऑब्जर्वेशन हमने मेंशन किया कंक्लूजन में, तो उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये इस तरह का ग्राफ आया। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये कंक्लूजन्स रहे जो रदरफोर्ड के द्वारा ड्रा किए गए, और इस बेसिस पर जो मॉडल रदरफोर्ड ने दिया वो हम अब आपको मेंशन करके बताने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल या न्यूक्लियर मॉडल क्या है। ये जो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल है इसे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया। तो मॉडल के जो सैलिएंट फीचर्स रहे, मॉडल की जो विशेषताएं रही वो क्या क्या रही वो आपको बता रहे हैं। एटम इज extremely minute spherical particle and most of its portion is empty. Number 2, it consists of two parts, a central dense highly compact portion having total positive charge and almost all mass and is called nucleus. Radius 10⁻⁻15 meter and B extra nuclear space in which electrons move with very high velocity in distant circular
ऑर्बिट्स। तो बताया कि एटम जो होता है एक्सट्रीमली माइन्यूट स्फेरिकल पार्टिकल है और इसका मेजर पोर्शन जो होता है वो एम्प्टी होता है। वैसे ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक डेंस हाईली कॉम्पैक्ट सेंट्रल पोर्शन जिसमें लगभग टोटल मास और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है। इस सेंट्रल पोर्शन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी रेडियस लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है और न्यूक्लियस के बाहर वास्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्टेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में बहुत हाई स्पीड से जो होता है वो मूव करते हैं या रिवॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 3, while moving in a circular orbit, the centripetal force which arises due to electrostatic force of attraction between nucleus and moving electron is counterbalanced by a centrifugal force acting on electron along the same line with equal magnitude but in opposite direction due to this the electron does not fall into the nucleus. The model is called solar model. In which nucleus is like sun and electron like planet. तो हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो उस पर सेम मैग्नीट्यूड के लेकिन
एक ही लाइन ऑफ एक्शन पर काम करने वाले दो अपोजिट फोर्सेस साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। एक एक्चुअल फोर्स जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, या न्यूक्लियस और मूविंग इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की ओर जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, और उसके मूवमेंट से जो स्यूडो फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होता है जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसलिए दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ड्रॉप नहीं होता है। तो इस तरह से एटम जो होता है स्टेबल हो जाता है, और रदरफोर्ड के इस मॉडल को हम सोलर मॉडल भी कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस को सन लाइक ट्रीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट मानते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल कैसा था। अब मॉडल जो ही आया, इस पर कुछ सीरियस ऑब्जेक्शंस जो होते हैं वो लगे। तो हम जानेंगे शॉर्टकमिंग्स ऑफ ये रदरफोर्ड्स मॉडल और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो अब हम देखते हैं इसके बाद से ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, कमियां क्या रहीं रदरफोर्ड मॉडल की। तो ये पोर्शन हमने आपको बताया, उम्मीद करते हैं ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। न्यूक्लियस एक सर्कुलर पाथ या डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और ये प्लैनेटरी मॉडल हो गया या सोलर मॉडल हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। तो अब बात करें हम ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स की बात कर रहे हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो दो मेजर ड्रॉबैक्स रहे कि it does not explain the stability of the atom. तो पहला ड्रॉबैक रहा स्टेबिलिटी से रिलेटेड कि यह मॉडल जो है वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करता। हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होता है, लेकिन इस मॉडल के अनुसार जो एटम होगा वो स्टेबल नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्लार्क मैक्सवेल इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और इस प्रिंसिपल के अनुसार एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने अंदर से एनर्जी इमिट करता है, हमेशा उसके अंदर से एनर्जी इमिट होती है। तो इस बेसिस पर यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन भी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो ये अपने मूवमेंट के समय ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करेगा
जिससे इसका पाथ जो होगा वो ग्रेजुअली स्मॉलर होता जाएगा और वो पाथ सर्कुलर ना हो करके स्पाइरल हो जाएगा और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में ड्रॉप हो जाएगा और एटम का एग्जिस्टेंस जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो पाथ बताया गया कि इस बेसिस पर कि इलेक्ट्रॉन है और इसका मूवमेंट हो रहा है इस तरह से, तो पाथ ग्रेजुअली जो होगा वो स्मॉलर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन फाइनली जो होगा वो न्यूक्लियस में इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा। तो ऐसा एटम स्टेबल नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्शन आया क्लार्क मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट की बेसिस पर, उनके प्रिंसिपल के बेसिस पर कि a moving charged particle emits radiation, and since electron is a moving charged particle, it should also emit radiation continuously during course of its motion, and finally its orbit will be gradually smaller and smaller and it will drop into the nucleus, so that the atomic stability or the stability of the atom is not possible on the basis of Rutherford's model. जो दूसरा ऑब्जेक्शन रहा it does not explain हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो आपको बताएं कि ये जो ऑब्जेक्शन आया इस बेसिस पर, इसमें से कंटिन्यूअस इमिशन होगा रेडिएशन का और कंटिन्यूअस इमिशन से जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइंस पाई जाती हैं, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मीन्स कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम having lines of definite frequencies। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो कि डिसकंटिन्यूअस होता है, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी की लाइंस पाई जाती हैं, जबकि मॉडल की बेसिस पर स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इस तरह से ये मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं करता है। ये दो मेजर सेटबैक्स या ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स रहीं रदरफोर्ड मॉडल की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मॉडल भी समझ में आया होगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशंस प्राप्त करेंगे और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कमेंट्स निश्चित रूप से आप मेंशन करें और अपनी प्रॉब्लम्स को भी हमारी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं और अपने सॉल्यूशंस जान सकते हैं। तो मेनी मेनी थैंक्स।